हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए अच्छे से मन लगा के इस टॉपिक को समझिएगा और डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। और इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि आपके एग्ज़ाम को लेकर पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप पिछली वीडियो में देखें, या तो भी नहीं मिल रहे तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो बता दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और अपना ये जो सिलेबस पूरा होने वाला है उसका ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। आज हम समझने वाले हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे आपको पता है ये सरकार है। अब सरकार के 3 अंग होते हैं, वो मैंने आपको पहले भी अपने पेपर 2 में बताया है, लेकिन अब पेपर फर्स्ट की जब आपसे बात आई है तो बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं। जब से बात करते हैं तो होती है व्यवस्थापिका। क्या होती है? व्यवस्थापिका होती है। दूसरी होती है कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। ठीक है, और इसके बारे में भी पिछले अपने पेपर में पढ़ा है। और फिर एक होता है न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, अब 3 अंग ये जो अपना सरकार के 3 अंग है, इसके बारे में अपना जो पेपर है पेपर 2 इसके अंतर्गत काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अब कुछ अलग सी बातें हैं जो हम इस फर्स्ट पेपर में भी इसको पढ़ने वाले, सिर्फ इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मतलब इसके अंतर्गत इसकी कार्यप्रणाली को समझने वाले हैं और हम ये समझेंगे कि ये सरकार का जो अंग है व्यवस्थापिका, उसके बारे में। क्योंकि सरकार की जो व्यवस्थापिका होती है ना, उसमें 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। यानी सरकार की जो व्यवस्थापिका एक अंग है, व्यवस्थापिका मतलब व्यवस्था करने के लिए, देश के लिए व्यवस्था करने। जैसे व्यवस्थापिका को अगर मैं कहूँ किसी नाम से बताऊँ तो व्यवस्थापिका का मतलब होता है कि केंद्र में व्यवस्थापिका यानी संसद है। क्या है? संसद है। तो इसी तरह ये व्यवस्थापिका संसद होगी और संसद के फिर 2 सदन हो गए, जिसको मैंने आपको बताया था। लोकसभा होगी एक तो, और एक होगी राज्यसभा। ठीक है, अब इसी तरह ये तो हमने बात करी केंद्र में होती है, केंद्र में व्यवस्थापिका होती है और इसमें 2 सदन होते हैं। अब राज्यों की भी बात करें, ठीक है ना, राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। अब राज्यों के अंदर भी जो व्यवस्थापिका होती है उसे हम विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल। देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक विधानमंडल होता है और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं 2 सदन? एक तो हम कहेंगे विधानसभा, ठीक है। दूसरा होता है विधान परिषद, ठीक है। तो इस तरह से जैसे राज्यों में विधानमंडल होता है, केंद्र में संसद होती है, तो इसके व्यवस्थापिका है ये संसद, इसके 2 सदन हो गए। इसी तरह राज्यों में विधानमंडल है और विधानमंडल जिसको हम राज्य की व्यवस्थापिका कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य की व्यवस्थापिका। इसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो अपना टॉपिक जो है वह इन्हीं 2 सदनों की कार्यप्रणाली को समझना है और ये समझना है कि क्या एक व्यवस्थापिका में दोनों सदन होना जरूरी है, क्यों जरूरी है, और नहीं हो तो क्या कारण है, ये समझेंगे। तो अब एक चीज़ आपको बता देते हैं कि विधानमंडल किसे कहते हैं? राज्यों के अंदर जो व्यवस्थापिका होती है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, ठीक है ना। अगर किसी में नहीं है तो भी विधानसभा से मिलकर ही विधानमंडल बन सकता है। तो अब एक प्रश्न आपको अगर मैं कहूँ कि कितने राज्यों में विधानमंडल के अंदर दोनों सदन हैं? कितने राज्यों में विधानमंडल के अंतर्गत दोनों सदन हैं? प्रश्न समझ में आ गया? तो कितने राज्य भारत के? जैसे भारत की बात करें, टोटल जो राज्य 28 + 8, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं। तो इनमें से सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है ना, ये आप समझ लिए तो मिटा देता हूँ। द्विसदनीय विधानमंडल है, इसको समझ लीजिए। जिसमें द्विसदनीय का मतलब ये होता है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर विधानमंडल कहलाता है। ओके, तो अब बात करते हैं कितने राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा भी यानी द्विसदनीय। तो 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों में क्या हैं? विधानमंडल हैं, ठीक है ना, विधानमंडल है। लेकिन ये जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है। द्विसदनीय यानी 2 सदन है। अब 2 सदन कौन से, ये तो मैंने बता दिया। अब कौन से 6 राज्य है, ये प्रश्न आ जाए कि भारत के किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल पाया जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक लाइन बता रहा हूँ, जो 6 के 6 राज्य याद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, यूपी में आम बिके, यूपी में आम बिके तेज। ठीक है ना, यूपी में आम बिके तेज। अब देखिए
पहला राज्य कौन सा हो गया? यूपी। यूपी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी तरह दूसरा बात करें आंध्र प्रदेश, कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। म यानी महाराष्ट्र, कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। बी से हम बात करेंगे बिहार, कौन सा हो गया? बिहार। समझ में आ रहा है कितना के 4। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट 5वां तेलंगाना, कौन सा हो गया? तेलंगाना। तेलंगाना हो गया। इसके अलावा एक और राज्य बच गया, ये बच गया अपने, एक इम्पोर्टेंट बच गया महाराष्ट्र। एक राज्य और बच गया है, तो शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य। मान लीजिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो अब आपके लिए भी एक प्रश्न बनता है कि वो एक राज्य और कौन सा है, तो वो राज्य आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, कौन से कमेंट में, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं कमेंट में वापस रिप्लाई भी कर दूंगा कि कौन सा राज्य सही है, और मैं कमेंट में भी बता दूंगा, ठीक है। या फिर आपको इसके ऐड में बता दूंगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि कौन सा राज्य है वो छठा राज्य है, ठीक है ना। और ये है आपका उत्तर। अगर आपने नहीं ढूंढा है तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। तो ये वो राज्य है, ठीक है ना, जिसके अंदर द्विसदनीय विधान मंडल है। समझ में आ गया। अब एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि ये द्विसदनीय जो विधानमंडल होता है इसका महत्व क्या है। बात यहाँ पे आ गई कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं इसका महत्व। जैसे देखिए, द्विसदनीय विधानमंडल यानी जिसमें बात करें, अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद में भी अपने जैसे एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। अगर बात करें राज्यों की बात करें तो राज्य में विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है, मतलब विधान परिषद होती है। अब महत्व ये है कि किसी भी काम को करने के लिए एक से भले 2 अच्छे होते हैं, यानी व्यवस्था करने के लिए अगर लोकसभा ही होती और राज्यसभा नहीं होती तो कोई ना कोई काम दिक्कत वाला होता या कोई जल्दबाजी में डिसीजन लिया जाता। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा है कि अगर एक राज्य में 2 सदनीय व्यवस्थापिका है तो कोई भी काम व्यवस्थित और एक सही ढंग से किया जाता है। जैसे हम बात कर लेना कि अगर किसी कार्य को करना है या बहुत ज़्यादा कॉपियाँ चेक करनी है, एक अकेला करेगा तो वो कॉपियाँ सही से क्लियरली चेक नहीं होगी, 2 जने काम करेंगे तो कॉपी सही चेक होती है। तो वैसे ही देश के लिए काम करना है तो दोनों मिलकर करेंगे, तो जो भी कानून बनाया जा रहा है या जो व्यवस्था की जा रही है उसमें जो कमियां हैं वह नहीं रहेगी, क्योंकि एक दूसरे को देखेंगे और कमियां हैं वो बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी इस महत्व तो है ही, क्योंकि व्यवस्थापिका देश के लिए सर्वोच्च कानून बनाने वाली व्यवस्था होती है और इसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। इसलिए व्यवस्थापिका में 2 सदन हो, और व्यवस्थापिका सबसे ज़रूरी है, मैं बताना चाहता हूँ कि व्यवस्थापिका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के लिए कानून बनाना हो, नीति निर्धारण करना हो, या देश के लिए व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करना हो, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम ये कहेंगे कि व्यवस्थापिका होने से देश के लिए कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। तो महत्व में तो जाहिर आपके इम्पोर्टेंट नहीं आ सकता है, आपका प्रश्न ये आ सकता है जो मैंने आपके यहाँ पे पॉइंट लिखे। क्या पॉइंट लिखे? देखिए पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ से ये पॉइंट है कि व्यवस्थापिका के कार्य, व्यवस्थापिका कौन कौन से कार्य करती है। तो आपको पता होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो व्यवस्थापिका का पहला कार्य होता है विधायी कार्य, यानी कानून निर्माण करने का कार्य, क्योंकि कानून बनाने का कार्य अपनी संसद और राज्यों में विधानमंडल करता है, ठीक है। अब उस कानून को लागू करना और आगे बढ़ाने की प्रोसेस वो तो कार्यपालिका करती है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम होता है व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। देश के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के कानून व्यवस्था है वो ये करती है। इसके अलावा देश के संविधान में संशोधन करना है, देश के संविधान में संशोधन करना है तो इसके लिए संसद को ये काम दिया हुआ है। किसको दिया हुआ? कार्यपालिका को नहीं दिया हुआ, न्यायपालिका को नहीं दिया हुआ। देश के संविधान में संशोधन करना है तो वो काम कौन कर सकता है? व्यवस्थापिका करती है, यानी संसद करती है। और इसके लिए तीसरा टाइप का जो संशोधन होता है उसमें राज्यों की परमिशन ली जाती है। तो इस तरह से कहेंगे कि व्यवस्थापिका दूसरा कार्य है संविधान में संशोधन करना, क्योंकि समय अंतराल चीज़ें बदलाव होती है तो संविधान को भी बदलना होता है। विमर्शनात्मक कार्य, विमर्शनात्मक कार्य का मतलब होता है कि देश के लिए विचार विमर्श करने का ये एक मंच है, क्योंकि ये हम बात करें संसद, तो संसद है वह देश की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था होती है, प्रशासनिक संस्था है। तो यहाँ पर विभिन्न बड़े बड़े अनुभवी ज्ञाता हैं, वह अपने विचार रखते हैं और देश के लिए उज्ज्वल
फ्यूचर हो, अच्छा कार्य हो, उसके लिए नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं, तरीके मतलब कानून बनाने के लिए विचार रखे जाते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ देश की सर्वोच्च कल्याण की योजनाओं के लिए विचार विमर्श होता है। फिर नेक्स्ट कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। देश का पैसा कितना आया, कितना गया, ठीक है ना, ये पैसा। और एक बात करके राष्ट्रीय निधि, देश की राष्ट्रीय निधि होती है, उस पर नियंत्रण रखना कि कितना पैसा है, कहीं देना है, कितनी योजना में पैसा लगाना है, कितना पैसा आ रहा है तो कितना पैसा जाना चाहिए, अगर पैसा कम है तो उसके लिए क्या करें। तो वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है, जिससे क्या हो, कोई भी मिसयूज, फिजूल खर्ची ना हो और देश के लिए संभावित योजनाओं को पूरा किया जा सके। तो वित्त संबंधी, क्योंकि आपको पता होगा बजट पारित करना, बजट पारित कहाँ होता है, बजट संसद में, यानी विधान मंडल बात करें राज्यों में तो, और वहाँ पर संसद में होता है। और प्रशासन पर नियंत्रण, प्रशासन यानी जैसे ये कर्मचारी गण होते हैं, जो कार्यपालिका जो होती है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखता है, व्यवस्थापिका रखती है। और इस तरह से उसके कर्मचारी हुए, सरकारी कर्मचारी के साथ अधिकारी हुए, विभाग हुए या मंत्री तंत्री हुए, तो उन सभी पर, यानी एक तरह से कहें कि प्रशासन को जो संचालन का कार्य होता है वो कार्यपालिका का, लेकिन इस पर नियंत्रण है जो व्यवस्थापिका करती है। न्याय संबंधी कार्य, बिल्कुल आपने देखा होगा कि न्याय संबंधी कार्य का मीन्स हम ये कहेंगे कि संसद है वो काफ़ी हद तक कुछ ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लगा सकती है जो गलत तरीके से कार्य कर रहे, जैसे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना हो, या किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति बेदखल करना हो, तो ये एक न्यायिक कार्य होता है। तो ये कार्य इसके द्वारा किया जाता है। या फिर कह सकते समाधान की शक्ति, तो समाधान की शक्ति है, या विभिन्न तरह के न्याय संबंधी कार्य भी अपने संसद के पास आते हैं, यानी विधानमंडल के पास आता है। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाना हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना हो, तो उस चुनाव में कौन भाग लेते हैं, संसद विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, ध्यान रखिएगा, संसद के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सदस्य यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य जो है ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस तरह से निर्वाचन का कार्य भी करती है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है तो ये कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तो व्यवस्थापिका के ये महत्वपूर्ण कार्य हो गए, समझ में आ गया। अब हम ये बात करते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका क्यों होनी चाहिए। अभी तो टोटल मैंने क्या बताया कि संसद यानी व्यवस्थापिका, संसद यानी क्या कहेंगे, व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, तो ये कार्य ओवरऑल मैंने बता दिए। अब बात करते हैं कि संसद में दो सदन हैं। दो सदन मतलब यहाँ पे हम बात करें कि जैसे अभी मैंने बताया लोकसभा है और राज्यसभा है। अगर राज्यों के अंदर बात करें तो राज्यों के अंदर होती है विधानसभा और विधान परिषद। तो क्या व्यवस्थापिका में दो सदन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, तो अब वही हम बात करें कि नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट करें कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। तो आगे ये जो इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा, और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा अच्छे से इस पॉइंट को पूरा इरेज करके करते हैं कि द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल। और विधानमंडल कहाँ होता है आपको पता होगा, विधानमंडल की जो व्यवस्था होती है वह राज्यों में होती है। कहाँ होती है, राज्यों में होती है। जो अभी मैंने बताया कि किन किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी जिसमें क्या हो, विधानसभा भी हो और दूसरा सदन विधान परिषद भी हो, ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि द्विसदनीय विधानमंडल के पक्ष में तर्क, के पक्ष में तर्क, समझ में आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्विसदनीय विधानमंडल के पक्ष में तर्क का मतलब है कि क्यों होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि राज्य, हर एक राज्य में द्विसदनीय की, अब जैसे कितने राज्य, 28 और 8 6 36 राज्य मान लीजिए, तो हर एक राज्य में दोनों सदन नहीं है विधानमंडल के, ठीक है ना, यानी व्यवस्थापिका के दोनों सदन नहीं है, क्योंकि राजस्थान में भी नहीं है, राजस्थान में सिर्फ विधानसभा ही है। तो अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, यानी पक्ष में तर्क। तो बहुत बात करते हैं पहला पक्ष में तर्क की बात करते हैं, पहला पॉइंट, क्योंकि पॉइंट बहुत जरूरी है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। और हर एक पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ तो पॉइंट में नोट भी कर लेता हूँ ताकि इजी रहेगा। ओके, तो अब हम तो देखते हैं कि द्विसदनीय विधानमंडल होना चाहिए, इसके पक्ष में तर्क है। तो पहला है कि प्रथम सदन की मनमानी पर रोक,
मान लीजिए कि ये दो सदन है विधानमंडल में, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर विधानमंडल बनता है। क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। तो एक सदन ये अगर होगा तो ये हो सकता है कि वो मनमानी भी करे, देश के लिए, राज्य के लिए कानून बनाना है तो कुछ कानून ऐसे भी बनाए जो जरूर नहीं है, तो वो एक ही सदन हो, यानी एक ही करता रहता हो देश के लिए, राज्य के लिए कानून बनाने वाला, तो वो मनमानी कर सकता है। तो इसलिए अगर दूसरा सदन होगा तो क्या होगा कि प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लग जाएगी, मनमानी नहीं करेगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो गलत हो। तो इस तरह से क्या होगा कि ये दोनों होंगे तो कोई भी कानून व्यवस्था हो या कोई भी कार्य करना हो तो उस कार्य के प्रति स्वीकृति और एक लाभ प्रवृत्ति देखी जाएगी, ठीक है ना, एक लोक कल्याणकारी तत्व देखा जाएगा कि मनमानी ना हो। दूसरा बात करें तो दूसरा ध्यान रखिएगा, अविचारपूर्ण कानून का पर रोक, यानी अगर दो जने होंगे, कहते हैं ना एक से भले दो, अगर एक को कोई कार्यक्रम संचालन करने की जिम्मेदारी दी जाए तो कहीं ना कहीं उसके मिस्टेक हो जाएगी, गलतियां हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से अगर हम देखें तो एक से भले दो बढ़िया है, यानी मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून है जो बनाना हो जिसको ज़रूरी हो तो वो तो कानून नहीं बनाया जाएगा, और जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून बना दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये कब होता है कि हमें क्या चाहिए, देश को कौन से कानून की ज़रूरत है, उस पर विचार करना जरूरी होता है। लेकिन कहते हैं ना कभी काम ज़्यादा होता है तो वो जल्दबाजी में कोई भी काम अटपटा काम कर लेते हैं, अटपटा कानून बना लेते हैं। तो इसलिए जब दो सदन होंगे ना तो एक सदन की जल्दबाजी पर दूसरा सदन रोक लगा सकता है कि भाई नहीं भाई ये ज़रूरत नहीं है, इस ऐसा कानून नहीं बनाओ क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक, यानी बिना विचार किए गए तथ्यों पर, विचारों पर कानून नहीं बनाना चाहिए। तो ये कब होगा, जब ये गलती करे तो दूसरा उस गलती को पकड़ सकता है कि भाई ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो इसलिए द्विसदनीय होना चाहिए, जरूरी भी है। नेक्स्ट बात करें, तीसरा पॉइंट, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें, अब पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व सिर्फ 200 व्यक्ति ही, 200 प्रतिनिधि ही कर रहे हैं। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ प्रतिनिधित्व चूक रहा है, लगभग किसी क्षेत्र विषय में सबको फायदा नहीं मिल रहा है। तो अब सरकार में विधान परिषद भी होगी तो इसके भी कुछ मेंबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में होती है तो 60 मेंबर होंगे, कितने होंगे 60, तो इसका मतलब और व्यक्तियों को सरकार में आने का मौका मिलेगा और वे अपनी ज़रूरतें, अपने वर्ग हितों के प्रतिनिधित्व, अपने वर्ग के हितों की बातों को यहाँ पर सरकार के सामने रख सकते हैं। तो 60 लोग और जुड़ेंगे तो और अच्छा प्रतिनिधित्व होगा और अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है। तो ये कहता है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब एक सदन की जगह 2 सदन हो तो और जनों को इसका मौका मिल सकता है। चौथा पॉइंट कहता है कि कार्य विभाजन का लाभ। मान लीजिए कि मुझे 500 कॉपियाँ चेक करनी है। कितनी कॉपियाँ चेक करनी है? 500 कॉपियाँ चेक करनी है। पूरा बंडल आ गया मेरे पास। अब 500 कॉपियाँ चेक करनी है तो मुझे दिक्कत होगी, या मैं जल्दबाजी में करूँगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर मैं काम को बांट दूँ तो फिर क्या होगा, काम सही से होगा। या मान लीजिए कि मैं जल्दबाजी में कॉपी चेक कर ली, अगर मेरी कॉपी को वापस कोई देखने वाला हो, वापस कोई रीचेक करने वाला हो तो गलतियां नहीं रहेगी। यानी एक काम को करने के लिए एक से भले 2 हो तो कार्य अच्छा रहेगा, और बड़ा काम है तो 2 जने होंगे तो काम को छोटे छोटे स्तर पे बांट के कर सकते हैं। जैसे देश के लिए कानून बनाना, तो कानून बनाने के लिए देश के लिए व्यवस्था भी करनी है। तो इस तरह से जब 2 सदन होंगे तो थोड़ा थोड़ा काम बांट लेंगे और वो काम सही से किया जा सकता है। तो 2 सदन से होने से क्या फ़ायदा है कि कार्य विभाजन का लाभ मिलेगा। 5वां पॉइंट है जनमत निर्माण में सहायक। जनमत यानी जनता तक सरकार की पहुंच और हर जन को सरकार के लिए आमंत्रित करना, जनता की इच्छाओं को सरकार के साथ मिलान करना। तो ये कब होगा? जब ज़्यादा प्रतिनिधित्व होंगे तो जन निर्माण भी ज़्यादा होगा, जनशक्ति ज़्यादा केंद्रित होगी। और लास्ट बात करें कि विधान परिषद के अंतर्गत जब कोई मेंबर बनता है तो उसकी आयु होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। और विधानसभा की 25 वर्ष होती है। 30 वर्ष होती है तो इसका मतलब अनुभव, क्योंकि देखिए समझदारी कब आती है? जब अनुभव आता है। वो अनुभव कब आता है? जब उम्र के साथ हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से दूसरा सदन है ना, वह काफ़ी अनुभवी होता है, और अनुभवी होने से वह प्रथम सदन की कमियों को सुधार सकता है, कमियों को दूर कर सकता है। और कहते हैं ना कि एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई है, तो छोटा भाई काम करे तो गलतियाँ हो सकती है, बड़ा भाई है वो समझदार होता है, बड़ा होता है तो उसमें कुछ समझदारियाँ होती है। तो छोटे भाई की गई गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो बड़ा भाई अगर साथ में रह के काम करेगा तो उसके अनुभव का फायदा मिलेगा। तो इसी तरह द्वितीय सदन होने से क्या होगा? अनुभवी लोग होंगे तो एक सकारात्मक प्रभाव और एक अच्छी रणनीति बन सकती है। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया कि द्विसदनीय विधानमंडल
होना चाहिए, इसके पक्ष में तर्क दिए। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ कि द्विसदनीय विधानमंडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट होंगे, यानी विपक्ष में। अब द्विसदनीय विधानमंडल के विपक्ष में तर्क देख रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों, ऐसे होने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई काम एक जना कर रहा है तो 2 जनों को क्यों लाना, पैसा समय सब कुछ वेस्ट होगा ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं, यानी अब हम ये देख रहे हैं कि द्विसदनीय विधानमंडल हैं वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम एक पॉइंट अगर कहें तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा विपक्ष में तर्क। क्या कहेंगे, विपक्ष में, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। विपक्ष में तर्क। ओके, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ कि द्विसदनीय विधानमंडल है अगर होता है तो कोई आलोचक कहते हैं कि ये कमियां आएगी, यानी इस पॉइंट को हमें ऐसे समझाऊं कि द्विसदनीय विधानमंडल है वो ज़रूरत नहीं है, या हम कहें कि उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वह ढीला ढाला हो सकता है, या काम है वो जल्दबाजी नहीं, मतलब जल्दी नहीं होगा अगर करना हो कोई काम तो इस तरह से ये पॉइंट आपको ये समझाएगा कि द्विसदनीय विधानमंडल के विपक्ष में अगर हम उस द्विसदन को नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि भाई ये हो, हम ये चाहते कि विधानमंडल विधानसभा अपने व्यवस्थापिका में सिर्फ एक ही सदन हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो विपक्ष में लिखना होगा कि क्यों ज़रूरत नहीं है। तो इसके तर्क देखिए, विपक्ष में तर्क, ठीक है ना, कि भाई ये नहीं होना चाहिए, द्विसदनीय व्यवस्थापिका में सिर्फ एक सदन हो, क्या हो, एक सदनीय व्यवस्थापिका हो, द्विसदनीय नहीं होना चाहिए। तो एक सदनीय हो तो फिर क्या है विपक्ष में तर्क, पॉइंट। 2-3 बार इसको मैं समझाऊं, क्योंकि देखो समझाना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, नहीं था एग्ज़ाम में फिर आप कहेंगे कि सर ने पढ़ाया और मुझे समझ में नहीं आया था। तो पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष में क्या तर्क है। एग्जाम में आ सकता है कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पहला है द्विसदनीय व्यवस्थापिका, यदि सदनीय हम बात करें कि 2 सदन होंगे ना, तो क्या होगा कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था आ सकती है। अलोकतांत्रिक कैसे, तो मैं आपको बता दूं, देखिए पहले द्विसदनीय व्यवस्थापिका अलोकतांत्रिक का मतलब देखिए, ये जो विधानसभा जो होती है ना, विधानसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य अलग अलग प्रक्रिया के अंतर्गत अलग अलग टाइप के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो अगर किसी देश में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है तो वह अलोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधियों से तुरंत जुड़े रहते हैं और वे संपर्क में रहते हैं और सीधे सुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था अलोकतांत्रिक हो गई। और अलोकतांत्रिक होने के साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि ये जो विधान परिषद होती है वह जवाबदेही नहीं होती है, तो इसे अलोकतांत्रिक आ जाएगा। तो फिर इससे अच्छा है कि विधान परिषद हो ही नहीं। बात करते दूसरा पॉइंट, तो रूढ़िवादिता का भय। देखिए रूढ़िवादिता का भय कैसे, कि मान लीजिए विधान परिषद है, उसमें ज़्यादा उम्र के लोग आते हैं, सदस्य वही मेंबर बनते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ज़्यादा उम्र के लोग आते हैं तो वे फिर क्या है कि पुरानी परंपरा को ज़्यादा मानते हैं। सरकार में भी कोई नई चीज़ों, नई व्यवस्था, नई नीति या नए तकनीकों को अपनाने से परहेज करते हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरा सदन है ना, वह ज़्यादा रूढ़िवादी होता है, वह पुराने ख्यालों का होता है और वर्तमान समय में गतिशीलताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह सरकार की नवीनताओं और देश के लिए नवीन व्यवस्थाएं, कानूनों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि वह रूढ़िवादी से ग्रसित होता है और इसलिए रूढ़िवादिता का भय होता है। अगर विधान परिषद हो यानी दूसरा सदन हो तो रूढ़िवादिता का एक सामंजस्य, मतलब एक भ्रम बना रहता है। बात करते तीसरा, जो सबसे जरूरी पॉइंट है और ध्यान रखिएगा, तीसरा है अपव्यय। अपव्यय तो हो गई, मान लीजिए अगर एक सिंपल बात करूं कि अगर हमें परिवार में चलाना है, परिवार को चलाना है, ठीक है ना, तो परिवार को चलाना है तो छोटा परिवार होगा तो अच्छा रहेगा ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो वैसे ही अगर एक ही परिवार का पेट भरना है तो बढ़िया रहेगा। अगर मान लीजिए मुझे 2 परिवार का पेट भरना है
ठीक है ना, मुझे 2 परिवार का पेट भरना है, तो फिर मुझे क्या होगा, ज़्यादा टेंशन वाला भी माहौल होगा। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अगर मेरा पैसा है इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, लेकिन मेरा काम इस एक सदन के जरिए, एक घर के जरिए हो रहा है, तो मैं दूसरे घर को क्यों रखूँ, दूसरे घर की क्या ज़रूरत है, वो फालतू खर्च होगा ना। वही थिंक यहाँ पे है कि देखिए, विधानसभा अगर देश के लिए अच्छे से काम कर सकती है तो विधान परिषद की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर इसको भी आप रखना चाहेंगे तो इसके लिए चुनाव करना होगा, चुनाव करवाएंगे, जनप्रतिनिधियों को बुलाना होगा और चुनाव करवाएंगे। इसके अलावा इसमें जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें पेंशन देना, सैलरी देना और इनके मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था करना, तो इस तरह से ये फालतू पैसा भी जाएगा और अपव्यय भी होगा, समय भी होगा, क्योंकि इनका भी चुनाव करवाना पड़ेगा, तो काम रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो इस तरह से हम कहें कि द्वितीय सदन के होने से अपव्यय ज़्यादा होगा। क्या होगा, अपव्यय, फालतू खर्च से वो ज़्यादा होने की समस्या रहती है। और बात करें, चौथा पॉइंट है संगठन की समस्या। संगठन की समस्या, बिल्कुल, अगर एक सिस्टम है, एक व्यवस्थापिका, एक संस्था है तो उसको चलाया जा सकता है, लेकिन दोनों मिलकर काम करेगी तो क्या हम यही कहेंगे कि दोनों हैं वो मैनेजमेंट सही नहीं होगा, संगठन सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी इसका चुनाव करवाएंगे, कभी इसका करवाएंगे, अब इसके प्रतिनिधि कोई मर गई, कोई वापस चुनाव करवाना हो गया, यानी कुछ हो गया, तो वापस क्या है, संगठन करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन करना होता है। तो वो समस्या होती है कि इतने बड़े मंच को कैसे, इतने बड़े संगठन को कैसे आगे लेके चलें, तो एक संगठन को मैनेज करने की समस्या रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 5वां पॉइंट, और 5वां पॉइंट तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि अब बात करते, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो दूसरा सदन क्या है, अनावश्यक है, अनावश्यक है। क्यों, क्योंकि राज्य के लिए कानून निर्माण की शक्ति है वो ज़्यादातर विधानसभा के पास होती है। वित्त संबंधी कानून बनाना हो या काफ़ी व्यवस्था है तो लोग हैं वो विधानसभा के प्रति ज़्यादा एक्टिव होकर काम करते हैं, तो विधान परिषद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कानून बनाना होता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि दोनों को शामिल करना होता है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये काम को ढीला करता है, यानी 2 जने होंगे तो कोई भी प्रस्ताव है वो विधानसभा में भी ले जाना होगा, विधान परिषद में लेके जाना होगा, तब जाके वो विधान परिषद या विधानसभा में कानून, मतलब विधेयक जाने के बाद वो कानून का रूप लेता है। तो इस तरह से ये अनावश्यक हो गया, क्योंकि ये काम में देरी लाएगा। अगर एक जना हो तो काम जल्दी होगा, और 2 जने होंगे तो काम में देरी आएगी, नहीं आएगी, देरी आएगी। तो इसलिए दूसरा सदन है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अनावश्यक रूप में है। और लास्ट पॉइंट समझ लीजिए इसका, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। बिल्कुल, दोनों सदनों में क्या रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कानून ही बनाना है, अब कानून बनाना है तो कानून मान लीजिए इधर विधानसभा में आ गया, और विधानसभा से पास होने के बाद ये जो कानून है वह जाएगा विधान परिषद में। तो विधान परिषद ने मान लीजिए विधानसभा के कानून में टांग कर दी, या मतलब कहते हैं खोड़ लाई कि संशोधन कर दिया, और ये संशोधन इसको पसंद नहीं। तो अगर कानून बनाना है और कानून इधर से पास हो गया, इधर आ गया और इसने पास नहीं किया, तो वो कानून अटक गया। तो इस तरह से दोनों के मध्य मतभेद होगा, और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि ये मतभेद की वजह से काम है वो समय पर नहीं हो पाएगा, और दोनों के मध्य तनाव और संघर्ष की स्थिति जन्म ले सकती है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो द्विसदनीय जो व्यवस्थापिका है वह नहीं हो, ये वो कहते हैं पॉइंट। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो वो है कि ये जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो आज ये जो व्यवस्थापिका है ये कमज़ोर क्यों हो रही है, व्यवस्थापिका के अंदर शक्ति कम क्यों हो रही है। व्यवस्थापिका को आगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, इसके पतन के कारण। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।